आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन एवं नामकरण पढ़ेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास को किस किस विद्वान ने किन किन कालखंडों में विभाजित किया और उनका क्या क्या नामकरण किया। इन सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि इस विभाजन की या नामकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। आवश्यकता किसी भी अध्ययनकर्ता को, चाहे विद्वान हो, विद्यार्थी हो या लेखक हो, कोई भी हो, उसको अध्ययन करने के लिए या इतिहास को जानने के लिए सुविधाजनक तरीके से अध्ययन कर पाए, इसलिए इस कालखंडों के विभाजन की आवश्यकता पड़ी। काल विभाजन का जो लक्ष्य है, इतिहास की विभिन्न परिस्थितियों के संदर्भ में, हमारे इतिहास में जो भी परिस्थितियां रहीं उनके संदर्भ में क्या क्या घटनाएं हुई एवं जिनके कारण किन किन प्रवृत्तियों का विकास हुआ, तो उस क्रम को उद्घाटित करने के लिए किया गया। तो काल विभाजन का लक्ष्य इतिहास की विभिन्न परिस्थितियों के संदर्भ में उसकी घटनाओं एवं प्रवृत्तियों के विकास क्रम को उद्घाटित करना होता है। साहित्य के इतिहास को इसलिए विद्वानों ने विभिन्न कालखंडों में विभाजित करके अध्ययन प्रस्तुत करने का प्रयास किया। हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन का जो प्रथम प्रयास है वह गारसात तासी द्वारा वर्णानुक्रम पद्धति में उनका जो ग्रंथ इस्त्वार द ला लिटरेचर एंड द हिंदुस्तानी में किया गया, और दूसरा शिव सिंह सेंगर द्वारा शिव सिंह सरोज में किया गया। इन दोनों ने इतिहास लेखन तो किया, लेकिन उसको किसी कालखंडों में विभाजित नहीं किया या कोई नामकरण उसका नहीं किया था। इन्होंने सिर्फ हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। इसके बाद काल विभाजन का सर्वप्रथम जो प्रयास है वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने का जो सर्वप्रथम प्रयास है वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान में हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 भागों में विभाजित कर दिया। चारण काल 700 से 1300 ईस्वी तक, 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण काल, जायसी की प्रेम कविता, वृज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास काव्य, तुलसी के अन्य परवर्ती, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान व विविध। तो इन कालखंडों में विभाजित किया, लेकिन ये चूँकि एक प्रथम प्रयास था, इसमें न्यूनाधिक कमियों का होना स्वाभाविक था। तो इनकी कमियां लोगों ने क्या क्या बताई विद्वानों ने, कि जो काल विभाजन है वो युग विशेष के घोतक कम और अध्यायों के शीर्षक ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि इन्होंने काल विभाजन का जो था वो बहुत सारे खंड कर दिए थे। तो ऐसे लगता था कि ये युग विशेष का घोतक कम और अध्यायों के शीर्षक अधिक लगते हैं। दूसरा, काल विभाजन का कोई ठोस आधार उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया। दूसरा, इन्होंने 14वीं शताब्दी का कोई उल्लेख नहीं किया। ये 700 से 1300 ईस्वी तक चारण काल, फिर उसके बाद सीधे ये 15वीं शताब्दी में आ जाते हैं। तो 14वीं शताब्दी का इन्होंने कोई उल्लेख नहीं किया था, लेकिन इस दिशा में एक प्रथम प्रयास होना बड़ी बात थी। जॉर्ज ग्रियर्सन के बाद मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन का प्रयास किया। मिश्र बंधुओं ने अपनी पुस्तक मिश्र बंधु विनोद, जो कि 1913 में प्रकाशित हुई थी, उसमें काल विभाजन का एक नया प्रयास किया था, जो जॉर्ज ग्रियर्सन के काल विभाजन से अधिक विकसित था। इसमें इन्होंने जो काल विभाजन था वो 5 भागों में विभाजित किया इतिहास को। तो पहला प्रारंभिक काल को 2 खंडों में विभाजित किया, पूर्व प्रारंभिक काल, उत्तर प्रारंभिक काल। दूसरा, माध्यमिक काल, तो इसको भी 2 खंडों में विभाजित किया, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। तीसरा, अलंकृत काल, तो पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। चौथा है परिवर्तन काल और 5वां है वर्तमान काल। तो इनका जो काल विभाजन है, इन्होंने विक्रम संवत में विभाजन किया था। तो आप इसको चाहें तो इनको याद कर सकते हैं।
पूर्व प्रारंभिक काल 700 विक्रम संवत से 1343 विक्रम संवत। उत्तर प्रारंभिक काल 1344 से 1444। पूर्व माध्यमिक काल 1444 से 1560 और प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 से 1680 विक्रम संवत। और अलंकृत काल में पूर्व अलंकृत 1681 से 1790 विक्रम संवत। उत्तर अलंकृत काल 1791 से 1889 विक्रम संवत। और परिवर्तन काल 1890 से 1925। ये केवल 35 वर्ष का काल था। और ये वर्तमान काल 1926 से अभी तक जो चल रहा है वह है। तो परिवर्तन काल इसमें देखा जा सकता है कि 35 वर्ष की बहुत ही छोटी सी अवधि थी, उसको विभाजित किया था। अब इनकी कमियां क्या थी? विभिन्न विद्वानों ने इनके जो काल विभाजन था इसमें मत प्रस्तुत किए। इसमें कहा गया कि अलंकार एक आंतरिक प्रवृत्ति है। इन्होंने अलंकार काल नाम दिया। तो अलंकार काल के लिए कहा कि अलंकार एक आंतरिक प्रवृत्ति होती है साहित्य की, जिसके आधार पर पूरे युग का काल विभाजन नहीं कर सकते या विभाजन कर दिया गया है। दूसरा 700 से 1300 ईस्वी तक 1300 तक इन्होंने योग को हिंदी साहित्य के साथ संबद्ध कर दिया है, जो कि अपभ्रंश का युग है। ये जो अपने 1300 ईस्वी तक में इन्होंने किया है, वो हिंदी तब तक विकसित हो रही थी या हिंदी की पूर्व अवस्था थी। 1000 तक मानते हैं कि पूर्व अवस्था थी, उसके बाद हिंदी का विकास हुआ। तो इनका यही माना जाता है कि इन्होंने अपभ्रंश युग को हिंदी साहित्य के साथ संबद्ध कर दिया। फिर अगला है काल विभाजन का कोई स्पष्ट आधार नहीं दिया। एक शुरुआत को कह देना कि प्रारंभिक काल है, उपयुक्त नहीं है। फिर आरंभिक काल में ये केवल संज्ञा मात्र है और ये सिर्फ आरंभ को बताता है, जो कि तर्कहीन है। अतः इनके काल विभाजन को सर्वमान्य नहीं किया गया। मिश्र बंधु के बाद अगला प्रयास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा किया गया, जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास को नींव का पत्थर साबित हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1927 में तो उन्होंने लिखा था और 1929 में प्रकाशित हुआ था, पहली बार साहित्य की मुख्य प्रवृत्तियों का कालक्रम को ध्यान में रखकर हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक एवं सुनिश्चित वर्गीकरण किया। इन्होंने विक्रम संवत में काल विभाजन किया था। अब विक्रम संवत में ये है कि जो ईयर दे रखा है उसमें आप 57 माइनस करेंगे तो आपका जो सन है अपना ईस्वी वो आ जाएगा। तो पहला काल विभाजन इन्होंने किया, इन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया उसको। और विक्रम संवत 1050 से 1375, पूर्व मध्यकाल विक्रम संवत 1375 से 1700, उत्तर मध्यकाल जिसे रीतिकाल कहा जाता है 1700 से 1900, गद्यकाल विक्रम संवत 1900 से अब तक। रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा 4 भागों में विभाजित किया। वीरगाथा काल जिसे आदिकाल कहा गया, पूर्व मध्यकाल भक्ति काल कहा जा सकता है, जिसे उत्तर मध्यकाल रीतिकाल कहा जा सकता है, गद्यकाल आधुनिक काल। ये दोहरे नामकरण की एक प्रथा कही जा सकती है। अब रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने जो काल विभाजन था उसके समर्थन में क्या क्या कहा। शुरू में किसी विशेष साहित्यिक प्रवृत्ति का अभाव था, तो धर्म, नीति, वीर श्रृंगार सभी प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। फिर दूसरा, मुसलमान आक्रांताओं के, लेकिन जब मुसलमान आक्रांता आए भारत में, उनके अभियान शुरू हुए तो एक साहित्यिक दृष्टिकोण एक तरफ केंद्रित होने लगा और राजाश्रित जो कवि थे आश्रयदाता शासकों की वीरता और पराक्रम की गाथाओं का वर्णन करते थे। यह प्रबंध परंपरा रासों के नाम से जानी जाती थी। इसे आधार मानकर रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको वीरगाथा काल नाम दिया।
शुक्ल जी के जो ग्रंथ थे, 12 ग्रंथ को जिन्होंने आधार बनाया था वो हैं वीरपाल रासो, हमीर रासो, खुमान रासो, वीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, आलाखंड और जयचंद्र प्रकाश। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस पर एक अपना प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि वीसलदेव रासो और खुमान रासो 16वीं सदी के हैं। फिर दूसरा परमाल रासो आलाखंड आज भी विवादित हैं। इस काल में धार्मिक श्रृंगारिक लौकिक साहित्य का भी सृजन हुआ था, इसलिए इस काल का नाम वीरगाथा काल नहीं माना जा सकता। बाद में कुछ बदलाव के साथ, कुछ संशोधन के साथ रामचंद्र शुक्ल जी ने एवं सभी लोगों ने सर्वसहमति से इसको आदिकाल नाम दिया गया। वैसे तो जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं उन्होंने ही इसको आदिकाल नाम दिया। अपना जो प्रथम काल है जिसे वीरगाथा काल कहा गया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा विक्रम संवत 1050 से 1350 को। यही एक वैज्ञानिक नामकरण था जिसे सर्वसहमति से स्वीकार कर लिया गया था। इसके बाद डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने काल विभाजन किया। इन्होंने एक अपना ग्रंथ लिखा था जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा इन्होंने। उसका नाम है हिंदी साहित्य इतिहास का आलोचनात्मक इतिहास या हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इसमें इन्होंने इतिहास को 5 खंडों में विभाजित किया: संधि काल, चारण काल, भक्ति काल और रीतिकाल एवं आधुनिक काल। रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को 2 भागों में विभाजित किया: संधि काल व चारण काल। संधि काल भाषा की ओर संकेत करता है और चारण काल वर्ग विशेष की ओर। तो किसी युग का नामकरण साहित्यिक प्रवृत्ति को आधार न मानकर किसी जाति विशेष को आधार मानना और उस पर नामकरण करना उपयुक्त नहीं कहा जा सकता। अतः इनका जो काल विभाजन था उसको सर्वसहमति नहीं मिली और इस प्रकार उसकी आलोचना की गई। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन, इन्होंने लगभग पूरा रामचंद्र शुक्ल जी की तरह ही काल विभाजन किया था। आदिकाल 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक, भक्ति काल 14वीं से 16वीं शताब्दी तक, रीति काल 16वीं से 19वीं और आधुनिक काल 19वीं शताब्दी के मध्यकाल से अब तक। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो काल विभाजन किया उसके बारे में कहा गया कि यह काल जो आदिकाल है वह प्रारंभ का सूचक न होकर परंपरा के विकास का सूचक है, इसलिए इसे स्वीकार किया जा सकता है। और आदिकाल नाम में हिंदी का भाषा के अंकुरित होने का भाव आता है और यही नाम उपयुक्त ठहरता है जिसे सभी विद्वानों द्वारा स्वीकार कर लिया गया। अतः सर्वसहमति से इसको स्वीकार किया गया। आधुनिक काल को ही अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए, जैसे सिद्ध सामंत काल, राहुल सांकृत